हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत जो यूनिट 9 है, उस यूनिट 9 को। यूनिट 9 का जो सिलेबस है, अगर हम उस सिलेबस पर बात करें तो सिलेबस है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टॉपिक है यूनिट 9। इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वह है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तीसरा है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, चौथा टॉपिक है ई गवर्नेंस और पांचवा टॉपिक है इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। इस टॉपिक से या हम यूं कहें इस यूनिट से एमपीपीएससी लगातार प्रश्न पूछता आया है। एमपीपीएससी ने आप कोई से भी ईयर का प्रश्न उठाकर देख लीजिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न उसमें अवश्य रहे हैं। तो एमपीपीएससी का एक पसंदीदा क्षेत्र है। जब भी मार्केट में या दुनिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न एमपीपीएससी ज़रूर पूछ लेता है। जैसे अभी हाल ही के दिनों में हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी चर्चा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कि एआई से रिलेटेड प्रश्न अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं एमपीपीएससी की, उसमें उसने प्रश्न अच्छे खासे पूछे हैं। कुछ वर्ष पहले, मतलब 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा लोगों के लिए यूं बोल सकते हैं कि एक मुद्दा बन चुका था, है ना। साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचा जाए, मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए किन किन चीज़ों का हम पालन करें, है ना। साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए, ये काफ़ी चीज़ें उस समय जो थी वो चर्चा में थी। तो एमपीपीएससी ने उस समय साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक ही साल के पेपर में 2 से 3 प्रश्न उसने पूछ लिए थे, है ना। 2 से 3 प्रश्न उसने एक ही साल पूछ लिए थे। तो जो भी मुद्दा टेक्नोलॉजी का, जो भी मुद्दा ट्रेंड में होता है, एमपीपीएससी वहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछ लेता है। ये बहुत अच्छा तरीका है एमपीपीएससी के प्रश्नों को क्लिक करने का कि एमपीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से ट्रिगर कर सकता है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से एमपीपीएससी पूछ सकता है। तो ये जो टॉपिक है, जो आज वर्तमान में हमारे विश्व में जो टेक्नोलॉजी में नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने नए नए काम हो रहे हैं, तो आपको उनसे बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि एमपीपीएससी जो है वहीं से प्रश्न बनाकर इस यूनिट में आपसे पूछेगा। ठीक है। बेसिक से प्रश्न कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से भी परीक्षक पूछता है ना। 2-3 प्रश्न तो ऐसे हैं जो रिपीटेडली एग्जामिनर पूछता ही रहता है एमपीपीएससी में। कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड, कौन स्थायी मेमोरी है, कौन वोलेटाइल मेमोरी है ना। इस टाइप के प्रश्न एमपीपीएससी हमेशा पूछता है। आप चाहें तो पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको 2-3-4 वर्षों में मेमोरी से रिलेटेड प्रश्न एमपीपीएससी के जरूर मिलेंगे। तो एमपीपीएससी के बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं इन टॉपिक से, और बड़ा मज़ा भी आता है इस यूनिट को पढ़ने में, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हमारे मन में एक नई जिज्ञासा बढ़ाती हैं, है ना। जागरूकता बढ़ती है इस टॉपिक को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार और हम इस टॉपिक के विषय में जानें। तो बिल्कुल आप इस क्लास में बने रहें, और आगे भी जो मैं इस यूनिट के आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगा उन्हें भी आप बिल्कुल देखें। हम ये पूरी यूनिट जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो शुरुआत आज से हम कर रहे हैं, और शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक से, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से, कि आखिर में कंप्यूटर क्या है। ठीक है। तो ये अभी तक की कुछ बेसिक सी बातें हुई, है ना। ज़रूरी है, जो भी शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूरी है कुछ इस प्रकार की बातें। हो सकता कि कुछ लोगों को ये बातें फालतू लग रही हो, कि सर टॉपिक पे तो नहीं आए और इतनी सारी 4-5 मिनट आपने ऐसी ही बातें कर दी, तो वो भी ज़रूरी है। अब हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक जो है हमारा पहला, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, कि आखिर में कंप्यूटर क्या है। तो देखो, एग्जामिनर प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बना सकता है उनको आप सुनिएगा। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें जो है वो परिणाम प्रदान करता है। अगर मैं सरल शब्दों में कंप्यूटर को कहूं या मैं कंप्यूटर का डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट लेता है,
ठीक है, जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। लेकिन आउटपुट कैसे देता है? प्रोसेस करने के बाद, है ना। जो हम उसे इनपुट देते हैं उस इनपुट के आधार पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें जो है वो आउटपुट देता है। जैसे आप कंप्यूटर से पूछोगे कि 2 + 3 कितना हुआ, आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया। इनपुट देने के भी बहुत सारे माध्यम होते हैं जिन माध्यमों से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। तो आपने इनपुट दिया 2 + 3, कंप्यूटर 2 + 3 को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा 6। अब कंप्यूटर के आउटपुट देने के भी बहुत सारे माध्यम होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं जिन माध्यमों का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर आउटपुट देता है ना। तो उनमें से जो भी माध्यम इस प्रोसेस के लिए उचित होगा उस माध्यम से कंप्यूटर आपको बता देगा कि भाई 2 + 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब आप कहेंगे सर कंप्यूटर, अब आप सोचेंगे कि सर 2 + 3 तो 5 होते हैं, आपने 6 क्यों लिखा? तो मैंने इसीलिए लिखा कि देखें आपका ध्यान क्लास में है कि नहीं, आप मुझे टोकते हैं या नहीं, है ना। तो 2 + 3 कितने होते हैं? 5। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है क्या करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, अब ये जो बीच में प्रोसेसिंग होती है, ये प्रोसेसिंग करता है कौन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो, इनपुट और आउटपुट के सेंट्रल में है ना, एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट, बीच में कौन है? बीच में वो उपकरण है जो प्रोसेसिंग कर रहा है। मतलब सेंट्रल में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसे हम कहते हैं सीपीयू। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन है? सीपीयू, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। ठीक है, अब देखो, यह बड़ी मात्रा में जानकारी को संग्रहित कर सकता है। ये कंप्यूटर की विशेषता है कि कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर कर सकता है, उन्हें विश्लेषित करता है, मतलब एनालाइज करता है, और उन्हें व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करने में ये सक्षम है। मतलब ये डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा को एनालाइज कर सकता है। आप कंप्यूटर में बहुत सारे स्टूडेंट के नाम ऐसे लिख दोगे और कंप्यूटर को कहोगे कि भाई ये जितने भी नाम हैं ये अल्फ़ाबेट के आधार पर आप जमा दीजिए, तो कंप्यूटर जो है उन सारे ही नामों को एनालाइज करके अल्फ़ाबेट आधार पर जमा कर आपको दे देगा। आप अगर कंप्यूटर से कहोगे कि भाई ये स्टूडेंट है और इनके इतने इतने मार्क्स हैं, तो कम मतलब बढ़ते क्रम में इनके मार्क्स के आधार पर आप स्टूडेंट को जमा दीजिए, कंप्यूटर आपको जमा कर देगा। मतलब एनालाइज करेगा और उन्हें व्यवस्थित रूप में करके आपको प्रदान करेगा। तो कंप्यूटर की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं। उसकी स्टोरेज, उसकी एनालिटिकल जो उसकी कैपेसिटी है, वो ऑर्गेनाइज करने में वो जो सक्षम है, वो ये सारी उसकी प्रमुख विशेषता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा को तेजी और सटीकता के साथ प्रोसेस करना है। कंप्यूटर आपको तुरंत प्रोसेस करके देगा। आप कंप्यूटर को निर्देश देंगे, आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कंप्यूटर तुरंत प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आगे हम कंप्यूटर के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे और भी समझेंगे। यहाँ से एक मुख्य प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है? तो आप कहेंगे कंप्यूटर का मुख्य काम है डेटा को प्रोसेस करना, है ना। कंप्यूटर का मतलब क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को डेटा कहां से मिलता है? इनपुट से, है ना। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। उन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और कंप्यूटर जो है हमें उन निर्देशों के तहत हमें जो है आउटपुट देता है। मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट जो है वो कंप्यूटर देता है ना। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो मेन यूनिट होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब देखो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये लिखा है कि भाई कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं? तो कंप्यूटर का पहला भाग है हार्डवेयर। हार्डवेयर वे उपकरण होते हैं या वे डिवाइस होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। मैं इस पेन को छू पा रहा हूँ, ये हार्डवेयर है। मैं इस बोर्ड को छू पा रहा हूँ, है ना, ये हार्डवेयर है। लेकिन अंदर जो पूरा एक प्रोग्राम आपको दिख रहा है, अंदर कोई आपको एक एप्लीकेशन अगर मान लो आपको दिख रहा है, जैसे ये जो मैंने फाइल यहाँ पर ओपन की है ये एक एप्लीकेशन है। क्या मैं इस एप्लीकेशन को छू पा रहा हूँ? नहीं, मैं छू पा रहा हूँ बोर्ड को, परंतु मैं इस एप्लीकेशन को नहीं छू पा रहा हूँ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जनरली ये अंतर है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वो कंप्यूटर की चीजें आती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, है ना, और हार्डवेयर के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। अगर स्क्रीन को हम छू रहे हैं ऐसे, तो हम इस एप्लीकेशन को नहीं छू रहे, हम छू रहे हैं इस
स्क्रीन को, हम छू रहे हैं इस बोर्ड को, है ना। तो जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर, नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर। हालांकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सिर्फ इतना सा अंतर नहीं है कि छू सकते तो हार्डवेयर और नहीं छू सकते तो सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में जो तकनीकी अंतर है वो भी आपको इस क्लास में, मतलब इस यूनिट में, इस टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर की कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो इनपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर का हिस्सा है, आउटपुट डिवाइस जितने भी हैं वो हार्डवेयर का हिस्सा है, प्रोसेसिंग यूनिट है ना, जो बीच में प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना, सीपीयू है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, जो डेटा को प्रोसेस करती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट को हम छू सकते हैं, है ना, जो सीपीयू होता है उसे छू सकते हैं। और जो कंप्यूटर मेमोरी होती हैं वो भी हार्डवेयर का हिस्सा है, उन्हें भी छुआ जा सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन चारों के विषय में बात करते हैं। तो यदि हम इनपुट डिवाइस को देखें तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को प्रवेश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस जनरली वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई निर्देश या डेटा प्रवेश करवाते हैं, इंटर करते हैं, है ना। ये प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुके हैं। इन कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है। चाहो तो पुराने सालों के पेपर उठाकर देख लो, आपको प्रश्न मिलेगा जिसमें एमपीपीएससी ने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आपसे अंतर पूछा है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन के माध्यम से मैं इस कंप्यूटर को कुछ निर्देश दे रहा हूं। जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा तो एक स्लाइड एक जो है यहाँ पर ओपन हुआ, है ना, जिसमें मैं पेन के कलर को चूज कर सकता हूँ, सारी चीजें। मतलब मैं इस पेन के माध्यम से क्या दे रहा हूँ, इस कंप्यूटर को निर्देश दे रहा हूँ। तो मेरे हाथ में ये जो पेन है ये भी एक इनपुट डिवाइस हुआ, है ना। तो इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को प्रवेश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन उपकरणों के माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं और उसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए निर्देशित करते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की संचार की सीमा होते हैं जिससे हम उसे नियंत्रित करते हैं या डेटा प्रदान करते हैं। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि ऐसे सारे उपकरण जिससे हम कंप्यूटर को निर्देशित कर रहे हैं, है ना, कंप्यूटर को पूरा जो संचार की सीमा है उसे हम सारा सेट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। अब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, है ना। आपने देखा होगा हम कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करके कंप्यूटर को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, है ना। बहुत सारी कीबोर्ड की हम की दबाते हैं, उनके माध्यम से ही कंप्यूटर सारा काम करता है ना। तो कीबोर्ड के द्वारा क्या किया जा रहा, कंप्यूटर को डेटा दिया जा रहा, कंप्यूटर को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना। इस सबसे सामान्य और प्रमुख इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इसका उपयोग टेक्स्ट, संख्याएं और अन्य डेटा टाइप करने के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे बटन होते हैं जिसमें अल्फाबेट होते हैं, गणितीय अंक वाले बटन होते हैं और कुछ फंक्शन की भी होती हैं जिनके अपने स्पेशल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये कीबोर्ड की बात हुई। माउस की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कर्सर होता है ना, एक ऐसा एरो जैसा जो कर्सर होता है, उस कर्सर को नियंत्रित करने के लिए इस माउस का उपयोग किया जाता है। इसमें जनरली 3 बटन होते हैं, है ना। 2 तो बाएं और दाएं होते हैं, है ना। माउस में 2 बटन होते हैं, बाएं और दाएं, और बीच में एक रोलर होता है जिसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। तो माउस में कितने बटन होते हैं, अगर कोई एग्जामिनर पूछे आपसे, तो माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और बीच में स्क्रॉलर होता है ना, जिसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ठीक है, यह कर्सर को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब आप जो है माउस की मदद से किसी भी चीज को पॉइंट करते हैं और वहां पे जाके क्लिक करके कंप्यूटर को आप निर्देश देते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो एक और है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या होता है, जनरली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऊपर हम जो कुछ भी पेपर या जो कुछ भी फोटोज वगैरह उस पर रखते हैं, तो कंप्यूटर जो है उसे स्कैन करके पूरा का पूरा आपको कंप्यूटर अपने मॉनिटर पर दिखा देता है। मतलब आपने उस फोटो को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेजा स्कैनर के माध्यम से, तो स्कैनर के द्वारा आप कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, है ना। तो स्कैनर क्या हुआ है, एक इनपुट डिवाइस। इसे दस्तावेजों और चित्रों को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो छवि और टेक्स्ट को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में बदलता है ना। आपने देखा होगा ना, हम कोई भी एग्जाम फॉर्म वगैरह फिल करने जाते हैं तो हमारा जो फोटो वगैरह होता है वो कंप्यूटर में लेने के लिए वो क्या करते हैं कि फोटो को लेते हैं, स्कैनर पे रखते हैं, है ना, और आपका जो फोटो है वो स्कैन होकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, फिर आपको फोटो निकाल कर दे देता है। तो हार्ड कॉपी तो आपके हाथ में ही है, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर मॉनिटर में दिखाई देती है। मतलब उस फोटो को उस स्कैनर पे रखा तो उस स्कैनर ने उस फोटो को क्या किया, कंप्यूटर को दे दिया। मतलब स्कैनर जो है वो कंप्यूटर को कुछ दे रहा है। तो जो डिवाइस कंप्यूटर को दे, निर्देश दे या फोटो, चित्र इस प्रकार से कंप्यूटर में भेजे, तो वो सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। एक है माइक्रोफोन, है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, तो मेरी जो वॉइस है ना, वो माइक्रोफोन की मदद से कंप्यूटर में जा रही है। तो माइक्रोफोन मतलब जिनमें हम बोलते हैं ना, जिन्हें हम जनरली शॉर्ट में बोलते हैं माइक, है ना, माइक्रोफोन को शॉर्ट में कहा जाता है माइक, MIC। तो जो माइक होते हैं जनरली, है ना, वो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम उनमें बोलते हैं, है ना। स्पीकर आउटपुट है क्योंकि स्पीकर से तो हमें सुनाई देता है। स्पीकर तो हमें स्पीकर में हमें आवाज बाहर की ओर निकलती मिलती है, जबकि माइक में तो हम हमारी आवाज को कंप्यूटर में प्रवेश करवाते हैं। मतलब माइक या माइक्रोफोन जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। यह ध्वनि या आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। इसका उपयोग वॉइस कमांड, रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, इन सब के लिए किया जाता है माइक्रोफोन का यूज। ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम बात करें टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड, टच स्क्रीन, यह एक प्रकार का डिस्प्ले है जिस पर उपयोगकर्ता सीधे अपनी उंगली या स्टाइलस, ये मेरे हाथ में स्टाइलस है ना, इस पेन को स्टाइलस कहा जाता है, तो अपनी उंगली या स्टाइलस के माध्यम से इनपुट कर सकता है। इसका उपयोग स्मार्टफोन, टैबलेट और कुछ कंप्यूटरों में किया जाता है ना। टच स्क्रीन, जैसे मैं यहाँ पर इस स्क्रीन को टच करके इसे कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ये ओपन किया, है ना, मैं यहाँ से रबर को लेकर मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसको निर्देश दे सकता हूँ, किसके माध्यम से, इस स्टाइलस, इस पेन के माध्यम से, ठीक है। तो टच स्क्रीन जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। वेबकैम, है ना, जो वेबकैम होते हैं, जिनके जो वेबकैम क्या करते हैं, हमारे वीडियो है, हमारे फोटो को लेकर किसे देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। तो जो कंप्यूटर को कुछ दे रहा है वो इनपुट है। तो वेबकैम भी जनरली क्या करते हैं, वीडियो और चित्रों को कैप्चर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कभी आधार कार्ड बनवाने गए हो तो देखा होगा आपने कि आधार कार्ड बनवाते तो कंप्यूटर के वैसा छोटा सा कैमरा लगा होता है ना, जिसमें आप ऐसे बैठते हैं और वो आपका फोटो लेता है ना, वो होता है जनरली वेबकैम। तो वेबकैम जो है वो वीडियो और चित्रों को कैप्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसे वीडियो कॉलिंग, वीडियो ब्लॉगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है वेबकैम को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ग्राफिक्स टैबलेट। यह कलाकारों और डिजाइनरों द्वारा चित्र बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट होते हैं, उनमें ग्राफिकली काम होते हैं, है ना, जिनमें हम पेन के माध्यम से निर्देश देते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक स्टाइलस, है ना, पेन लाइक टूल, है ना, स्टाइलस होता है जिससे चित्रण और डिजाइन बनाया जा सकता है ग्राफिक्स टैबलेट से। बारकोड स्कैनर, आप कभी कपड़े वगैरह खरीदने गए हो, है ना, या आप ऐसे शॉपिंग मॉल में गए हो जहां पर आपने कपड़े या कुछ भी वस्तुएं खरीदी हो, तो उनके ऊपर एक बारकोड लगा होता है ना। फिर जब आप बिलिंग करवाते हैं तो जैसे आप बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो उसके हाथ में एक स्कैनर होता है और वो उस बारकोड को स्कैन करता है। तो वो स्कैनर जैसे ही उस बारकोड को स्कैन करेगा तो आपने जो उस बारकोड को वो स्कैनर पढ़कर कंप्यूटर की स्क्रीन पर बता देगा कि भाई ये वस्तु इसने खरीदी है और इस वस्तु का प्राइस जो है वो इतना है। तो उस बारकोड को, है ना, कुछ इस प्रकार का बारकोड होता है ना, इस प्रकार की लाइनें होती हैं, नंबर्स वगैरह होते हैं, तो उस बारकोड को जो है वो स्कैन करता है। कौन? बारकोड स्कैनर, है ना। हमारा मोबाइल भी होता है जो QR कोड को स्कैन करता है। फोन पे, गूगल पे हम यूज करते हैं ना, तो फोन पे, गूगल पे को यूज करते हैं तो QR कोड देखा होगा आपने, है ना। फिर हम QR को फोन पे ओपन करके QR कोड को, QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, तो QR को जैसे ही हम स्कैन करते हैं, है ना, तो संबंधित जो भी खाता होता है वो ओपन हो जाता है। फिर हम उसको पैसा जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा मोबाइल में भी एक प्रकार का QR स्कैनर है ना, जो उस QR को स्कैन कर रहा है, बारकोड को भी स्कैन करता है मोबाइल, ठीक है। तो इस प्रकार के जो स्कैनर होते हैं जो बारकोड को स्कैन करते हैं, QR को स्कैन करते हैं, वह भी क्या होते हैं,
इनपुट डिवाइस। तो देखो, यह उत्पादों और वस्तुओं के बारकोड को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह खुद को इनपुट डिवाइस के रूप में प्रस्तुत करता है और डेटा को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में डालता है ना। ये स्कैन करके उस डेटा को पूरा कंप्यूटर में डिजिटल रूप में उसके प्रवेश करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR डिवाइस। देखो, यह टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए उसे डिजिटल डेटा में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग दस्तावेजों को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी चेक वगैरह आपने देखा हो तो चेक के नीचे ऐसे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5, अलग ही शाई से वो नंबर लिखे रहते हैं। तो आपने कभी देखा हो तो जो बैंक वगैरह में स्कैनर होता है कि उन चेक में जो नंबर लिखे रहते हैं ना, देखो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट को स्कैन करके, तो उस चेक के नीचे जो नंबर लिखे रहते हैं ना, उन नंबर को वो स्कैन करता है और डिजिटल डेटा में बदल देता है, बता देता है कि भाई ये चेक किसका था, कब जारी हुआ था, सारी चीजें उस चेक से संबंधित उसे पता चलती हैं, है ना। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर होते हैं जनरली वो चेक पर, है ना, जिनका रिकॉग्निशन करता है ये OCR, है ना। OCR का फुल फॉर्म भी याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। एक आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, है ना, जिसे हम बायोमेट्रिक वे में भी इसको हम जानते हैं, है ना, बोलते हैं ना बायोमेट्रिक टेस्ट, या आप कई सारी एग्जाम्स वगैरह में सबसे पहले जो है वो हमारा बायोमेट्रिक होता है, जिसमें हम हमारी फिंगर को यूज करके हमारी पहचान बताते हैं। आप जैसे फिंगर को जैसे ही उस डिवाइस पर टच करोगे तो आपकी पूरी पहचान ओपन हो जाएगी, है ना। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यह एक प्रकार का बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि बायोमेट्रिक डेटा को आपकी इस फिंगर में जो आपकी जो बायोमेट्रिक्स हैं, है ना, इनको कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर को सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ये उपयोगी होता है, जैसे कि लॉगिन या सुरक्षा चेक आदि, है ना। हमारा जो मोबाइल वगैरह होता है उसमें भी फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होता है। हम जैसे ही हमारी फिंगर को उस स्कैनर पर टच करते हैं, हमारे इस बायोमेट्रिक की मदद से वो कंप्यूटर, वो हमारे सिस्टम, जो हमारा मोबाइल वगैरह होता है उसे ओपन करता है। ठीक है, हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से। तो ये कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हुए, है ना, प्रमुख इनपुट डिवाइस। ऐसे और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हुए जिनके बारे में आपको याद रखना है। सीधा फंडा है कि जिन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं तो वो इनपुट है, कंप्यूटर से ले रहे हैं तो वो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता के समझने योग्य रूप में प्रदर्शित करते हैं, है ना। मतलब आउटपुट डिवाइस, आपने इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, और कंप्यूटर अब जिन उपकरणों का यूज करके आपको डेटा देगा जिससे कि आप उस डेटा को समझ पाओ, है ना, जिससे कि आप उस डेटा को समझ पाओ। अगर कोई साउंड है तो वो किसी ऐसे आउटपुट डिवाइस से उसको देगा जिससे कि आप उसको सुन सको। कोई देखने जैसा है तो वो मॉनिटर में देगा, कोई पढ़ने जैसा है तो वो आपको प्रिंट आउट के रूप में देगा। मतलब ऐसे अलग अलग उपकरण होते हैं आउटपुट, जिनका यूज करता है कंप्यूटर और आपको जो है वो डेटा प्रदान करता है, प्रोसेस किया गया डेटा, है ना। जो इनपुट से प्राप्त डेटा को जो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का प्रदर्शन पक्ष होता है, यानी ये उस जानकारी को प्रदान करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। मतलब आप जो कंप्यूटर से चाह रहे हैं, आप जो कंप्यूटर से प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर उस जानकारी को प्रोसेस कर प्रदर्शित करता है इन आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करते हैं, जैसे स्क्रीन पर चित्र प्राप्त करना, प्रिंटर से प्रिंट आउट प्राप्त करना, या स्पीकर से ध्वनि प्राप्त करना। ये सब आउटपुट डिवाइस की मदद से ही हम कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। अब कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस की बात करें तो एक पहला और महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, नाम है जिसका मॉनिटर। यह सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग स्क्रीन पर टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य जानकारी को देखने के लिए किया जाता है। मॉनिटर नहीं होगा ना तो भी कंप्यूटर अपना काम करेगा, है ना, परंतु मॉनिटर होगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि कोई कंप्यूटर को क्या निर्देश देना है ना, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है उस मॉनिटर की मदद से। तो मॉनिटर जनरली एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें हम कंप्यूटर से कुछ, मतलब हम देख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर अपना
जो भी उसके अंतर्गत एप्लीकेशन है या जो कुछ भी वीडियो वगैरह, चित्र वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, जो कुछ भी है कंप्यूटर में, कंप्यूटर मॉनिटर की मदद से क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। मतलब मॉनिटर की मदद से हम कंप्यूटर से कुछ ले रहे हैं, न कि कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं। तो कंप्यूटर से कुछ ले रहे हैं मतलब ये आउटपुट है, ठीक है। मॉनिटर में विभिन्न प्रकार की स्क्रीन होती हैं, जैसे CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये CRT वाले मॉनिटर पहले चलते थे, आज से 20 साल पहले। उन मॉनिटर में क्या होता था, पीछे एक बहुत बड़ी मतलब टीवी जैसे होते थे और पीछे एक ऐसी ट्यूब निकली होती थी बहुत बड़ी। जो पुरानी टीवी जो होती थी ना घरों में, है ना, कि पीछे जनरली हम बोलते थे पिक्चर ट्यूब, है ना, टीवी में होती थी पिक्चर ट्यूब, है ना, वो कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो इस प्रकार के मॉनिटर आकार में बहुत बड़े होते थे, बहुत भारी भी होते थे। फिर आया LCD, है ना। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। फिर LCD के बाद आया LED। LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, और वर्तमान में हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं मॉनिटर के रूप में वो LED स्क्रीन को ही यूज करते हैं। मॉनिटर तो वही है ना। LCD भी एक मॉनिटर है, LED भी एक मॉनिटर है, CRT भी एक मॉनिटर है। अब मॉनिटर की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के आधार पर इसको कई प्रकार में बांटा गया। एक CRT मॉनिटर जिसमें एक पीछे एक रेड कैथोड रे ट्यूब होती है, है ना, एक आकार में बहुत बड़ा होता है, जिसकी स्क्रीन जिस मॉनिटर की स्क्रीन LCD हो उसे हम LCD मॉनिटर कहेंगे। जिसकी स्क्रीन LED हो, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड से स्क्रीन बनी हो, उसे हम कहेंगे मॉनिटर, LED मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर स्क्रीन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रिंटर। यह आउटपुट डिवाइस का एक स्थायी रूप से डेटा को कागज पर प्रिंट करता है, स्थायी रूप से। मॉनिटर में चीजें अस्थायी होती हैं, जैसे मैंने कोई फाइल ओपन की, मैंने क्लोज कर दिया, मॉनिटर से वो चीजें हट गई। फिर ओपन करने के लिए मुझे फिर कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ेगा इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और उस फाइल को फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंटर से जब हम कुछ आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं तो वो स्थायी होता है। स्थायी का मतलब ये कि वो मिटता नहीं है ना, वो मिटता नहीं है। हाँ, आप ऐसा सोचो कि सर 100 साल बाद भी नहीं मिटेगा, तो मिटेगा भाई। शाई हल्की यूज करोगे तो 15 दिन में ही मिट जाएगा, है ना। परंतु वो स्थायी होता है ना, मतलब एक क्लिक करके आप उसको मिटा तो नहीं सकते हो ना, है ना। प्रिंट आउट अब फाड़ दोगे, फेंक दोगे, वो चीज एक अलग है, परंतु पेज पर जो प्रिंट मिला वो स्थायी है, ठीक है। तो यह आउटपुट डिवाइस एक स्थायी रूप से आपको डेटा कागज पर प्रिंट करके देता है। विभिन्न प्रकार के प्रिंटर होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। ये पहले के जमाने में चलते थे ये डॉट मैट्रिक्स, है ना। एक एक शब्द प्रिंट होते थे, आपने देखा हो ना कई सारे कोर्ट वगैरह में, है ना, आपको कुछ प्रिंट करवाना तो एक एक शब्द जाकर कागज पर जो है ऐसे प्रिंट करता था एक एक शब्द को, है ना। इंकजेट प्रिंटर जिसमें लिक्विड फॉर्म में इंक होती है, लेजर प्रिंटर जिसमें सूखी मतलब ड्राई इंक जो है वो यूज की जाती है, मतलब लेजर के माध्यम से प्रिंटिंग होती है। तो ये प्रिंटर के कुछ प्रकार हैं। इसका उपयोग दस्तावेजों, चित्रों और अन्य प्रकार की सामग्री को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसका? प्रिंटर का उपयोग। एक और आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर का उपयोग ध्वनि आउटपुट के लिए किया जाता है, मतलब इससे हमें क्या होता है, साउंड। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, माइक्रोफोन की मदद से कंप्यूटर में मेरी आवाज जा रही है, कंप्यूटर मेरी आवाज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के पश्चात जब आप इस क्लास को अपने मोबाइल में सुनोगे तो वो डिजिटल फॉर्म में मेरी आवाज आपके मोबाइल में पहुंच रही है ना, डिजिटल फॉर्म में। और जब आप मेरी आवाज सुनोगे तो डिजिटल फॉर्म वाली आवाज वापस से साउंड में कन्वर्ट होकर स्पीकर के माध्यम से आपको सुनाई देगी। तो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज कंप्यूटर को जा रही है माइक्रोफोन की मदद से, और आप मेरी आवाज को सुन रहे हो स्पीकर की मदद से, है ना। तो आप मेरी आवाज को सुन रहे, मतलब आप कंप्यूटर से कुछ ले रहे हो, तो स्पीकर आपको मेरी आवाज आपको सुनने को मिल रही स्पीकर की मदद से। तो स्पीकर जो हो है वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न ध्वनियों, संगीत या आवाज को बजाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से मूवी या म्यूजिक सुनने के लिए स्पीकर आवश्यक होते हैं, है ना। स्पीकर नहीं होंगे तो आप कोई मूवी या म्यूजिक नहीं सुन सकते कंप्यूटर के माध्यम से। एक होता है हेडफोन, ये भी एक प्रकार का ध्वनि आउटपुट है ना। इसमें स्पीकर ही होता है जनरली। इसका उपयोग स्पीकर की तुलना में व्यक्तिगत रूप से ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है, जिससे दूसरों को अव्यवधान न हो। हेडफोन का उपयोग म्यूजिक सुनने, वीडियो कॉलिंग और अन्य
ऑडियो कार्यों के लिए किया जाता है ना। हेडफोन जनरली व्यक्तिगत कुछ हमें चीजें सुनना हो जिससे कि आसपास वाले डिस्टर्ब ना हो, या कुछ ऐसा पर्सनल हो, है ना, जो किसी और को न सुनाना हो, तो हम जनरली हेडफोन का यूज करते हैं, है ना, कान में लगा लेते हैं हेडफोन, जिससे कि क्या होता है, सिर्फ हम ही उस ध्वनि को सुनते हैं, है ना, कोई और नहीं सुन पाता। स्पीकर में जो बजता है वो सब सुनते हैं, पड़ोसी भी सुनते हैं, है ना, अगर इतना तेज बजेगा तो। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हुए। चलिए, एक और आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर, है ना। प्रोजेक्टर देखा होगा ना, टॉकीज वगैरह में जब हम जाते हैं सिनेमा देखने, तो वहां पर एक बड़े से पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म दिखाई जाती है ना। तो प्रोजेक्टर का उपयोग बड़े स्क्रीन पर चित्रों, वीडियो और अन्य डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है ना। मतलब आप कुछ देख रहे हैं कंप्यूटर से, इसलिए आउटपुट है। यह विशेष रूप से प्रस्तुतियों, सेमिनारों और फिल्म थिएटर में उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर एक बाहरी स्क्रीन या दीवार पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। प्लॉटर क्या होते हैं, ये परीक्षा में आ चुका है, एमपीपीएससी पूछ चुका है प्लॉटर से प्रश्न। यह आउटपुट डिवाइस है, ग्राफिकल डेटा को कागज पर ड्रॉ करने के लिए उपयोग किया जाता है प्लॉटर का। यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और वास्तुकला के लिए उपयोगी है, जहां पर उच्च सटीकता के साथ चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के चित्र, डिजाइन और नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा ना, जब भी चुनाव आते हैं या कोई भी त्योहार वगैरह आते हैं तो हम बड़े बड़े फ्लेक्स छपवा कर लाते हैं, है ना। रंगीन फ्लेक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, आप चाहो जितने बड़े आकार के फ्लेक्स छपवा लो। तो वो जो फ्लेक्स होते हैं ना, जनरली वो प्लॉटर की मदद से ही छापे जाते हैं। जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर छोटे आकार के कागज पर प्रिंट देता है, जबकि प्लॉटर जो होते हैं वो एक प्रकार से आपको बड़े आकार में जो है वो चित्र, डिजाइन या नक्शे आउटपुट के रूप में देता है। नेक्स्ट है राइटर, है ना। राइटर क्या होता है, अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर किसी ने पूछा राइटर, है ना, राइटर क्या है, इनपुट आउटपुट, तो लोगों को लगा यार राइटर तो एक ऐसा शब्द लग रहा है कि यार राइटर मतलब कोई इनपुट दिया जा रहा हो, मतलब राइट किया जा रहा हो, लिखा जा रहा हो, तो राइटर तो इनपुट होना चाहिए, ऐसा लग सकता है। परंतु राइटर इनपुट नहीं आउटपुट है। क्यों, समझना। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को एक विशेष माध्यम जैसे कि सीडी, डीवीडी या हार्ड ड्राइव पर रिकॉर्ड करता है। राइटर का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके पास कोई सीडी है या डीवीडी है, अब आप चाहते हैं कि भाई इसको कंप्यूटर में डाल दिया जाए, है ना, ताकि कभी ये सीडी घूम भी जाए, है ना। सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, है ना। सीडी जो पहले के जमाने में यूज होती थी, हालांकि जमाना तो यही है, परंतु अब हम इतना आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी में कि सीडी ऐसा लगने लगा कि एक बहुत पुराने जमाने की बात हो गई है। हालांकि आज भी चलती है सीडी, है ना, सीडी का यूज आज भी है, परंतु व्यवहार में बहुत कम है। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती थी, तो सीडी का जो डेटा है उसको राइट करता था राइटर, मतलब उस एक प्रकार से उसको आउटपुट के रूप में कंप्यूटर को देता था, है ना। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को एक विशेष माध्यम जैसे डीवीडी या ड्राइवर पर रिकॉर्ड करता है ना, मतलब उसमें से आउटपुट देता है। राइटर का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक है विविड डिस्प्ले। यह डिस्प्ले डिवाइस होते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली छवियां और वीडियो प्रस्तुत करते हैं। आजकल बहुत सारी जो टेलीविजन वगैरह है, जो टीवी वगैरह है, उनमें विविड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। बड़े महंगे होते हैं ये। यह आमतौर पर गेमिंग, 3D ग्राफिक्स और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो प्रक्षेपण के लिए उपयोग होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हुए जहां से प्रश्न एग्जामिनर जो है वो पूछता है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस और कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस की आज हमने यहां तक बात की। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की। अभी तक हमने बात की कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं उन इनपुट डिवाइस की, कि भाई इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर करता है प्रोसेस
और प्रोसेस करके कंप्यूटर जो डेटा देता है उस डेटा को वो देता है, उस डेटा को कहते हैं आउटपुट। और आउटपुट कंप्यूटर किन किन डिवाइस का यूज करके देता है उन डिवाइस को देखा। कंप्यूटर को हम इनपुट किन किन डिवाइस के द्वारा दे सकते हैं उन डिवाइस को हमने देखा। अब हम बात करते हैं इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जो कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब हम चर्चा करेंगे इस प्रोसेसिंग यूनिट की कि आखिर में ये प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, है ना, इस प्रोसेसिंग यूनिट में होता क्या है। तो ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण घटक है, या हम यूं कहें कि यही कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त इनपुट डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। इसे केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात कि सीपीयू भी कहा जाता है, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि यही तो सब कुछ है। मुझे आपने कुछ कहा, जैसे मुझे आप कुछ कह रहे हैं, आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछा, कान के माध्यम से मैंने सुना, तो कान क्या है, इनपुट डिवाइस है ना, कान के माध्यम से मैंने सुना। अब आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछा, अब मैं उस सोच रहा हूं कि मैं उत्तर क्या दूं, तो मैं मेरे दिमाग में सारा प्रोसेस कर रहा हूं कि यार ये प्रश्न पूछा है ना, कोई ट्रिकी प्रश्न आपने मुझसे पूछा है ना, कोई आपने एक सिचुएशन बताई कि यार इस प्रकार की सिचुएशन है और इस प्रकार की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ, कानों के माध्यम से मैंने उसे सुना, अब मैं सोच रहा हूँ यार ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं मेरे दिमाग में पूरा सारे डेटा को प्रोसेस कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ, इस प्रकार से चीज़ें हुई, इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, अब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने पूरा दिमाग लगाया, पूरा प्रोसेसिंग किया डेटा को कि यार ऐसा किया जा सकता है। फिर दिमाग में नहीं यार ये करेंगे तो इसके ये नुकसान होंगे। तो मैंने सब कुछ सोचा और मैंने सोचने के बाद आपको बताया कि भाई ये करो तुम। तो या तो मैं बोलकर बता दूंगा, और अगर मुझे बोलना नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी कागज पर लिख कर बता दूंगा, है ना, कि भाई तुम ये करो, है ना, या तो बोल के बता दूंगा या लिख कर बता दूंगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट जो कान है मेरे ये इनपुट है और मुंह जो है ये आउटपुट है, और यहां से सुनकर जितने भी मैं डेटा को दिमाग में प्रोसेस कर रहा हूं, तो ये एक प्रकार से मेरा सीपीयू है। कान इनपुट डिवाइस है, मेरा जो मस्तिष्क है ना, जिसमें मैं डेटा को प्रोसेस कर रहा हूं, ये सीपीयू है। और मुंह के द्वारा जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, तो मेरा मुंह जो है वो क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। या मैं कोई इशारा करूं तो मेरे द्वारा किया गया इशारा ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही माना जाएगा, है ना। जैसे आपने पूछा 3 और 2 कितने होते हैं, तो मैंने बोल दिया 5, ठीक है। मैंने मुंह का भी यूज नहीं किया, सीधा आपको इशारे से बता दिया, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस हुआ। तो ऐसे कई प्रकार के आउटपुट डिवाइस जो है वो हो सकते हैं। जैसे इनपुट में जैसे कहीं पर कुछ लिखा हो, है ना, आप मेरे कान नहीं सुन रहे हैं, कहीं पर कुछ लिखा है 3+2, मैंने आंखों से देखा, दिमाग में सोचा और मुंह से बोल दिया या कागज पर लिख दिया। तो आंखें क्या है, इनपुट डिवाइस। आंखों से मैंने इनपुट लिया, दिमाग में प्रोसेस किया, हाथों से मैंने लिख दिया या मुंह से मैंने बोल दिया। तो मुंह और हाथों से लिखना ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो मतलब प्रोसेसिंग सारी कहाँ हो रही, ब्रेन में। इसलिए प्रोसेसिंग जिस यूनिट में हो रही, सीपीयू में प्रोसेसिंग हो रही, तो हम सीपीयू को क्या कहेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कि भाई सब कुछ यहीं पर हो रहा है ना, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट डेटा को प्रोसेस करके उसे आउटपुट डिवाइस पर भेजने के लिए तैयार करता है। प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य डेटा को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करना, मतलब आपने जैसा पूछा वैसा काम करेगा ये। आपने कहा 3 गुणित 2 कितने होते हैं, तो वो गुणित करके ही बताएगा। आप 3+2 पूछोगे तो वो 3+2 ही बताएगा। आप जैसा पूछोगे उस अनुसार वो डेटा को प्रोसेस करेगा, चाहे वो कोई गणना हो, कोई डेटा ट्रांसफर हो, कोई लॉजिक संचालन हो, सब कुछ आपको जो है एग्जाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपको बताएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ मुख्य घटक होते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं, तो देखो यह प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक होता है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर के सभी गणना और लॉजिकल कार्य जो होते हैं उनको नियंत्रित करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लॉजिकल क्या होता है, तो वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू के अंदर 3 मुख्य घटक होते हैं। ये जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू में 3 मुख्य होते हैं,
तीन मुख्य चीजें होती हैं सीपीयू में। क्या होती हैं? एक होता है ALU, है ना, समझना, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है रजिस्टर, है ना। अभी मैं इन तीनों के बारे में आपके बताने वाला हूं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। ये सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं। कभी भी कोई प्रश्न कर ले सीपीयू के कितने भाग होते हैं मुख्य, तो तीन भाग होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU, CU अर्थात कंट्रोल यूनिट, और तीसरा जो है वह होता है रजिस्टर, ठीक है। अब ALU क्या होता है इसको समझते हैं। ALU जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब जितनी भी अंकगणितीय काम होते हैं, जैसे 2 गुणित 3, 3 गुणित 4, है ना, ऐसे जितने भी गणितीय काम होते हैं, बड़े से बड़ी गणितीय गणना जो होती है वो अरिथमेटिक है। जैसे लॉजिक, जैसे मैंने पूछा 2 और 3, इन दोनों में से बड़ा कौन है ना, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो लॉजिक लगाना है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर बताएगा भाई 3 बड़ा है ना। मैंने पूछा कंप्यूटर से बताओ 2 ग्रेटर देन 3 क्या है, सही है या गलत है, तो कंप्यूटर बताएगा भाई ये सही नहीं है, सही ये होगा, है ना, इस टाइप से। तो कंप्यूटर जो है जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, तर्क वाले जो ऑपरेशन होते हैं, तार्किक गणनाएं जहां पर की जाती है, वो सारी की सारी कहां होती है? ALU में। ALU क्या करता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तुलना करना, मतलब तार्किक जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी इस ALU फॉर्म में होती है। मतलब सीपीयू का जो भाग होता है ना ALU, उसमें ये सारा काम होता है। सीपीयू का जो दूसरा भाग है वह है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। यह नियंत्रण इकाई है। आप CU को कंप्यूटर का हार्ट भी बोल सकते हो, आप कंप्यूटर का हृदय बोल सकते हो CU से, क्योंकि जैसे हृदय हमारे पूरे शरीर में कंट्रोल कर रहा है ना, मतलब कहां पर ब्लड जाना है, हृदय बंद तो हम बंद, उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट बंद तो कंप्यूटर बंद, है ना। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ डेटा देना है, कहाँ से डेटा लेना है, कैसे प्रोसेस करना है, सब कुछ पूरा ये नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट एक नियंत्रण इकाई है जो पूरा कंट्रोल करती है, जो सभी घटकों को नियंत्रित करती है। यह डेटा को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और उन्हें सही समय पर सही जगह भेजता है। मतलब कंट्रोल यूनिट ही पूरा कंट्रोल कर रहा है। मतलब कोई गणितीय गणना करनी तो कंट्रोल यूनिट करवाता है, कोई भी काम परफॉर्म करना है कंप्यूटर में, प्रोसेस करना है, तो कंट्रोल यूनिट उन्हें कंट्रोल करके, उन्हें प्रोसेस करके आउटपुट दिलवाता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। मतलब पूरा कंट्रोल कर रहा है ये हमारी उस पूरी प्रोसेसिंग इकाई को, ठीक है। नेक्स्ट होता है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होते हैं समझना। ये छोटे और तेज मेमोरी स्थान होते हैं जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए होते हैं ताकि वे तेजी से प्रोसेस हो सके। मतलब अगर मैं सरल और शुद्ध शब्दों में कहूं तो एक प्रकार से रजिस्टर जो है ये कंप्यूटर की रफ कॉपी है ना, कंप्यूटर की ये रफ कॉपी है या ये कंप्यूटर का रफ पेज है ना। रजिस्टर जो है ये कंप्यूटर का रफ पेज है। रफ पेज कैसे? जहां पर कंप्यूटर जो कुछ भी रफ काम करता है, जैसे आपसे मैंने पूछा कि भाई बताओ 2 + 3 भागित 4 गुणित 3 + 2 - 4 + 6 कितना होगा, तो आप क्या करोगे, है ना, बटे 2 कितना होगा, मैंने ऐसा पूछा, है ना। अब आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे। तो आपको कहीं पर ये सब काम करने के लिए एक रफ कॉपी चाहिए ना, एक आपको रफ पेज चाहिए ना। मैथ्स का पेपर जब देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे हमारे MPPSC में भी जब हम पेपर 2 देते हैं तो उसमें जो गणितीय प्रश्न होते हैं तो उनको सोल्व करने के लिए आपका जो पेपर होता है, पेपर के पीछे रफ कार्य के लिए कुछ पेज उपलब्ध होते हैं ना, भाई सारा रफ काम यहाँ पर कर लो, है ना। तो कंप्यूटर को भी गणना करने के लिए एक रफ कॉपी तो चाहिए जहां पर वो सारा काम करे, है ना। तो कंप्यूटर के जो रजिस्टर होते हैं वो एक प्रकार से कंप्यूटर की रफ कॉपी होती है, जहां पर कंप्यूटर ये सारे काम करके प्रोसेस करता है, मिटा देता है फिर से नया। मतलब एक प्रकार से रजिस्टर कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है। रजिस्टर जो है कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है। जैसे हमारी रफ कॉपी क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी चीजें हम उसमें लिखते हैं, है ना। मतलब 2 + 3 कितना होता है ये बताने के लिए जिस रफ कॉपी का हम यूज करते हैं, हमने बता दिया 6। अब इसका मतलब खत्म, पता चल गया 2 + 3 6 होता है, बात खत्म। अब नए पेज पे नई चीजें, है ना। तो उसी प्रकार से रजिस्टर जो होते हैं ना, जनरली ये
वे मेमोरी स्थान होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करते हैं। मतलब इन रजिस्टर के माध्यम से कंप्यूटर जो है गणनाएं करता है, और जितनी भी इनकी मेमोरी में होता है, मतलब जो भी चीजें गणना में जो कुछ भी उसने यूज किया उसे डिलीट कर फिर जो नई गणना आई उसके लिए फिर इस मेमोरी का वो यूज करता है। तो एक प्रकार से आप सरल शब्दों में समझ ले कि रजिस्टर जो है वो कंप्यूटर की रफ कॉपी है, गणना करने के लिए कंप्यूटर को जो चाहिए उसमें। ठीक है, अब देखो प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम होता है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, तो प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डेटा प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर द्वारा प्राप्त डेटा को प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए अंकगणितीय संचालन जैसे जोड़ना, घटाना आदि, और तार्किक संचालन जैसे एंड और नॉट करना, है ना। तो इस प्रकार से सारा डेटा प्रोसेस जो है वो सीपीयू करता है। निर्देशों का निष्पादन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, है ना, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनका एग्जीक्यूशन करता है। कैसे, प्रोसेसिंग यूनिट को निर्देश मिलते हैं और यह उन निर्देशों के अनुसार डेटा प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए किसी संख्या को जोड़ना या किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, जैसा उसको निर्देश मिलेगा वैसा वो एग्जीक्यूशन करेगा, निर्देशों का वो निष्पादन करेगा। नेक्स्ट, डेटा को ट्रांसफर करना। प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को विभिन्न भागों के बीच भेजने का कार्य करता है, जैसे रजिस्टर से ALU और फिर CU तक भेजना, ये सारा काम CPU करता है। प्रोग्राम को नियंत्रण करता है CU, यह नियंत्रित करता है कि प्रोग्राम को किस क्रम में चलाना है और यह निर्देशों को क्रम से पूरा एग्जीक्यूट करता है, निष्पादित करता है। मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी से डेटा को लोड करता है और उसे प्रोसेस करता है। रैम और कैश मेमोरी का ये प्रबंधन करता है कौन, CPU। अभी रैम और कैश मेमोरी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उनका सारा मैनेजमेंट जो है वो CPU करता है। ठीक है, तो CPU के विषय में आप समझे कि भाई CPU क्या होता है, CPU के विषय में हमने जाना। ठीक है, तो देखो आप पूरा मानव शरीर से ही कंप्यूटर को समझो। आंखें, कान हमारे इनपुट डिवाइस हैं, ये नाक भी इनपुट डिवाइस है। हालांकि सर्दियों के मौसम में ये आउटपुट डिवाइस भी बन जाता है ना, परंतु नाक जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम हवा भी अंदर लेते हैं, साथ ही साथ जो खुशबू वगैरह होती हैं उसको भी हम नाक के माध्यम से लेकर पहचानते हैं कि भाई ये गुलाब की खुशबू है या किसकी खुशबू है ना। ठीक है, तो सारी चीजें ब्रेन प्रोसेस करता है। मुंह या हमारे हाथ वगैरह, इनसे हम आउटपुट देते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों चीजों के अलावा भी एक खंड या हम यूं कहें कि एक और भाग हमारे शरीर में है, और वो है हमारी मेमोरी, है ना। 2 + 3 - 4 / 6 × 3, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है ये मेरी मेमोरी में कहीं पर रखा हुआ है। मैं स्कूल गया, मुझे वहां पर किसी ने बताया, मैंने उसको याद रखा, इस कारण मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर पाया। अगर सोचो ये मेरे दिमाग में नहीं होता कि भाई इसको इस तरीके से यूज करना है, बोडोमास लगाना है, तो क्या मैं कभी भी उससे सोल्व कर पाता? नहीं कर पाता ना। कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा, अगर उसे किसी ने बताया ही नहीं कि 2 × 3 6 होता है, उसको ऐसे करते, तो कभी 2 × 3 बता पाएगा? 6 नहीं बता पाएगा ना। आप उसको कुछ भी अपना नाम लिखकर बताओगे, उसको भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि ये शब्द क्या है ना। तो आपके पास, हम सबके पास एक मेमोरी है, उस मेमोरी में चीजें स्टोर होती हैं और उसी मेमोरी से यूज करके हम सारा काम करते हैं, है ना। सारा काम हम उस मेमोरी के माध्यम से ही करते हैं। जैसे शेर आया, है ना, हम कहीं पर जंगल में जा रहे हैं, रोड पर खड़े हैं और एक शेर हमें दिखाई दिया, बताओ हम भागेंगे या वहीं पर खड़े रहेंगे? जनरली है भाग जाएंगे, क्योंकि शेर आ गया है सामने। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारी मेमोरी में ये चीज किसी ने बिठा दी कि भाई शेर इंसान को मार देगा, शेर से हमें खतरा है, ये हमारी मेमोरी में किसी ने बिठाया। बच्चे होते हैं, 1 साल का कोई बच्चा है, 6 महीने का कोई बच्चा है, वो कहीं पर बैठा है, सोया हुआ है, रो रहा है, उसके पास में शेर आ गया, उसको क्या पता कि ये शेर से मुझे खतरा है या नहीं है ना। ऐसे वीडियोस हमने कई बार देखे ना कि छोटे छोटे बच्चे शेर के साथ भी खेलने लग गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये शेर जो है मेरे लिए खतरा है। तो हमारे अगर स्थायी होती चीजें, है ना, हमारे साथ जुड़ी होती, तो बच्चे भी शेर को देखकर भागते, है ना। 6 महीने 1 साल का बच्चा, वो भी शेर को देखकर भागता, लेकिन वो नहीं भागता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि ये मेरे लिए खतरा है ना। तो जैसे जैसे हमें पता चलता गया, वैसे वैसे हम एक्शंस को परफॉर्म
करते आ रहे हैं। तो हमारे पास एक मेमोरी है कहीं ना कहीं, है ना, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान है जो हमारी मेमोरी है, जिसमें हम चीज़ों को सेव करके रखते हैं, है ना, और समय आने पर हम उस मेमोरी का यूज़ करते हैं। समय आने पर हम उस मेमोरी से हमारी क्रियाओं को परफॉर्म करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी मेमोरी में कुछ जितनी भी पढ़ी हुई चीज़ें इनको स्टोर कर रहे हो, और जिस दिन आप पेपर देने जाओगे अपनी इसी मेमोरी का यूज़ करते हुए आप उस पेपर को सॉल्व करोगे। अगर आपने तैयारी ही नहीं की होती, डायरेक्ट पेपर देने चले जाते, आपकी मेमोरी में कुछ है ही नहीं, तो सोचो क्या पेपर आप सोल्व करते हैं, है ना। तो हमारे पास एक स्थान है ऐसा मेमोरी का, जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, है ना, मतलब भूल जाते हैं, है ना, वापस से याद भी करते हैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी का स्थान है, जिसमें कंप्यूटर जो है सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। मतलब कंप्यूटर को क्या क्या काम करना है ये सब इस मेमोरी में है। जैसे हमें क्या क्या काम करना है सब हमारी मेमोरी में है। सोचो किसी दिन सुबह उठे और पता ही नहीं कि क्या काम करना है, मैं क्या करता हूँ, है ना, मेरा क्या काम रहता है रोज। मान लो ये किसी को पता ही नहीं, सुबह उठा और पता चला, घर वालों से पूछ रहे हैं भाई क्या करता हूँ मैं रोज, है ना, फिर घर वाले क्या करेंगे आप समझ ही सकते हो, है ना। तो हमारी मेमोरी में चीज़ें हैं ना कि भाई सुबह उठना है, सुबह उठकर हमें ये सारे काम करना है, मैं यहाँ काम करने जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, सारी चीज़ें कहाँ है हमारी मेमोरी में, है ना। उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी क्या क्या काम करना है ये सब कहाँ है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी को कि क्या होती है ये कंप्यूटर मेमोरी, और इस कंप्यूटर मेमोरी में किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी वह संग्रहण स्थल होता है जहां कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब मेमोरी स्थायी भी होगी और मेमोरी अस्थायी भी होती है। जैसे हमारे पास भी मेमोरी स्थायी है और अस्थायी भी है ना। अस्थायी जब भी हम कुछ चीजें पढ़ते हैं समय के साथ भूल जाते हैं, वो स्थायी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने एक बार पढ़ी या हमें एक बार पता चल गई, हम कभी नहीं भूले, है ना, तो वो स्थायी है। आगे आपको पूरा बताऊंगा। मेमोरी कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है क्योंकि यह डेटा को स्टोर करने, एक्सेस करने और प्रोसेस करने का कार्य करती है। मेमोरी की गति और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रदर्शन में अंतर आता है। आपकी मेमोरी जितनी तेज होगी आपका भी प्रदर्शन उतना अच्छा होगा ना। आपकी मेमोरी जितनी तेज होगी उतना जल्दी आप एमपीपीएससी पास कर लोगे, है ना, उतना पढ़ी हुई चीजें आपकी मेमोरी में है। मेमोरी कमजोर होगी तो चीजों को याद रखने में काम आएगी, मतलब परफॉर्मेंस आपका कम होगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी भी जितनी अच्छी होगी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसे कंप्यूटर से अलग नहीं किया जा सकता। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जिसे कंप्यूटर से अलग नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जिसे कंप्यूटर से अलग किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि मेरे दिमाग में कुछ चीजें हैं। भारत की राजधानी क्या है ये मुझे पता है, कहाँ है, मेरे दिमाग में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है ये मुझे पता है, कहाँ है, मेरे दिमाग में है। लेकिन आपको किसी ऐसे देश की राजधानी पता चली, है ना, जिसके बारे में आपने पहली बार सुना, है ना। जैसे आपको किसी ने बताया कि भाई युगांडा की राजधानी क्या है, या आपको किसी ने बताया कि भाई फिलीपींस की राजधानी क्या है। तो आपको लगता है कि भाई अभी तो मैंने सुन लिया, पर हो सकता है कि 2 महीने बाद मैं भूल जाऊं, हो सकता है 3 महीने बाद मैं भूल जाऊं, हो सकता है 1 साल बाद मैं भूल जाऊं। हम क्या करते हैं, एक कॉपी लेते हैं और उस कॉपी में उस फैक्ट को लिख लेते हैं। तो वो कॉपी क्या हो गई, वो जो कॉपी आपने यूज की या जो भी डायरी आपने यूज की वो क्या हो गई, आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई ना। एक मेमोरी जो आप में इनबिल्ट है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई यार ये मैं इस फैक्ट को भूल सकता हूँ, तो आप क्या करते हैं, डायरी में लिख देते हैं। हो सकता है कि आपको कल कुछ बाजार से बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर लाना है, घर वालों ने बताया कि भाई कल ये 25 चीज़ें जो है खरीद कर लाना है, जिसमें झाड़ू पोछा बर्तन सब है। तैयारी करने वाले बच्चों से तो जनरली यही सारी चीज़ें मंगवाते हैं घर वाले, क्योंकि उनको पता है कि पूरा मतलब तैयारी करने वालों को जनरली निकम्मा ही समझा जाता है कि ये किसी काम का नहीं। हाँ, जब सिलेक्शन हो जाता है तब की बात अलग होती है, बाकी सिलेक्शन नहीं हो तब तक तो विलन होता है वो घर का, कि कर कुछ नहीं रहा है, बस बड़ा बड़ा खा रहा है और पता नहीं क्या होगा इसका। तो छोटे मोटे काम जनरली उन्हीं के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। तो मार्केट में जाने के लिए आपको कुछ काम बताए गए, भाई झाड़ू लाना, ये लाना, पोछा लाना, ये लाना, वो बहुत सारी चीज़ें। अब 25 चीज़ें आपको बता दी गई,
अब आपको पता है यार ये तो मैं भूल जाऊंगा, 7-8 चीजें मेमोरी में है, बाकी चीजें भूल जाऊंगा। फिर एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और उस पर पूरी लिस्ट बना लेते हैं। तो वो जो लिस्ट है वो क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। वो जो लिस्ट है वो क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। जबकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी में, है ना। जो आपकी इनबिल्ड मेमोरी है मोबाइल आपके दिमाग में, वो प्राइमरी मेमोरी। जबकि आप कागज पर जो लिख रहे हैं, कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, किसी डायरी में कुछ लिख रहे हैं, तो वो कॉपी, डायरी, कागज क्या हो गया, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी दो मेमोरी, एक प्राइमरी जो कंप्यूटर में इनबिल्ट है, उनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी, आप उसको लगाओ तो भी ठीक है, नहीं भी लगाओ तो भी ठीक है, कंप्यूटर तो अपना काम करेगा, मतलब कंप्यूटर चलेगा, है ना। मतलब आप कॉपी में चीजें लिखो या मत लिखो, आप बाजार गए हो, 25 चीजें घर वालों ने बताई थी, आप कागज लिस्ट बनाकर मत ले जाओ, फिर भी आप कुछ ना कुछ जो भी याद आ रहा वो तो लेकर आ ही जाओगे। परफॉर्मेंस में कमी होगी, है ना, मेमोरी परफॉर्मेंस बढ़ाती है, अभी हमने देखा परफॉर्मेंस में कमी होगी, मतलब आप 25 में से कुछ ही चीजें खरीद कर ला पाए, परफॉर्मेंस में कमी आई। मेमोरी होती, मतलब सेकेंडरी मेमोरी होती, लिस्ट बनी होती तो 100% परफॉर्मेंस होता, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, काम तो हुआ, भले कुछ प्रतिशत हुआ। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी होती है, वो जरूरी नहीं, लेकिन अगर होगी तो परफॉर्मेंस में अंतर आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की दो मेमोरी, जैसे हमारी दो मेमोरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। चलिए अब इन दोनों में अंतर समझते हैं और पढ़ते हैं इन्हें आगे। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है, मतलब सीपीयू जिस मेमोरी को यूज करता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। मतलब हमारा मस्तिष्क जिस मेमोरी को यूज करता है वो प्राइमरी मेमोरी, है ना। हमारा दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, जितने फैक्ट हैं, उसके लिए हम जिस मेमोरी का यूज करते हैं वो हमारी प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती हैं और प्रोसेसिंग के दौरान तेजी से उपलब्ध कराती हैं। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो चीजें हैं ना, हो सकता है कि आज तो हमें याद है, 6 महीने बाद हम भूल जाएं, लेकिन कहीं कागज पर अगर मैंने कुछ लिख दिया वो स्थायी रहेगा, वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि कोई उसको मिटाए ना, है ना, तब तक वो स्थायी रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी एक अस्थायी प्रकार की होती है जनरली, इसका डेटा तेजी से पढ़ा और लिखा जाता है, लेकिन पावर की आपूर्ति बंद होने पर डेटा खो भी जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, परंतु किसी कारण से मैं बेहोश हो गया या किसी कारण से मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया, तो मेरी मेमोरी में जो भी कुछ था वो सब खत्म। लेकिन अगर मैंने कुछ कागज पर लिखा है, कागज पर सारी चीजें लिखी, किसी डायरी में लिखी हैं, तो मैं रहूं या ना रहूं, वो डायरी रहेगी, वो कॉपी रहेगी, सब कुछ रहेगा, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी में जो चीजें होती हैं वो तब तक है जब तक कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर के बंद होने पर वो डेटा खो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कंप्यूटर रहे ना रहे, उस सेकेंडरी मेमोरी को दूसरे कंप्यूटर में लगाकर आप पढ़ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक और होती है रोम, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, है ना। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। दोनों में क्या अंतर है समझते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है ना बच्चों को, इस ओनली से होता है। ये जो ओनली शब्द है ना, इससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को ओनली से, क्योंकि ओनली से लगता है कि बस ओनली है, तो ओनली मतलब अस्थायी होगा, है ना। आगे पूरा समझेंगे हम। चलिए इन दोनों में अंतर समझते हैं, रैम और रोम। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, रैम जो है वो कंप्यूटर की अस्थायी होती है, रोम स्थायी होती है। ये ओनली से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रीड ओनली, ओनली मतलब तो अस्थायी होगा, नहीं भैया, ओनली है परंतु ये स्थायी है, आगे बताऊंगा कैसे। जो डेटा को तब तक स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है, मतलब जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक रैम मेमोरी में चीजें हैं, कंप्यूटर बंद हुआ, रैम की मेमोरी खत्म। जब भी आप किसी प्रोग्राम या फाइल को खोलते हैं तो वह रैम में लोड हो जाता है और उस प्रोग्राम और फाइल को बंद करने पर खत्म। रैम का डेटा केवल तब तक बना रहता है जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होता। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। किसे? रैम को। रैम की गति बहुत तेज होती है, इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट को तेजी से डेटा उपलब्ध करवाती है। मतलब यूं समझ लो कि मैंने बहुत सारे फैक्ट्स याद किए, आज मुझे याद हो गए,
परंतु 2-3 दिन बाद मैं भूल गया। तो ये सब मेरे रैम में सेव हुआ कि जब तक मुझे याद रहा तब तक ठीक है, लेकिन मैं सो गया उसके बाद मैं भूल गया, है ना। जैसे रात को पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, जैसे रात को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ याद हो गया, सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो 25% याद रहता है, 75% तो हम भूल जाते हैं। तो ये आपके रैम में रहा, क्योंकि रैम की चीजें अस्थायी होती हैं जो भूल जाते हो आप, है ना। रैंडम एक्सेस होती हैं जो जब पढ़ा रैंडमली चीजें याद आ जाती, कभी कभी ऐसे ऐसे फैक्ट याद आ जाते जो आज से 15 साल पहले पढ़े थे, है ना। रैंडमली एक्सेस होती है ना, इस प्रकार से याद रखो। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी होती है, जो डेटा सिर्फ कंप्यूटर को डेटा स्टोर करवाती है। हमारे पास भी रैम है ना। जैसे जो कुछ भी हमने संसार से सीखा, दुनिया से सीखा, कुछ समय तक याद रहा फिर भूल गए, है ना। बचपन में छोटे बच्चे गालियां सीख जाते थे, जैसे बड़े होते थे तो फिर उन गालियों को भूल भी जाते थे, तो गालियां उनके रैम मेमोरी में रही, रैंडम एक्सेस रही कि जब जब याद आती गई तब तक देते गए, और बड़े हुए पता चला कि नहीं भैया ये नहीं देना है, तो फिर भूल भी गए, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जनरली अस्थायी होती है। अब आता है भैया रोम। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के प्रारंभिक बूट प्रक्रिया के लिए उपयोग होती है। रोम का डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है और पावर बंद होने पर भी ये डेटा नहीं खोता। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम में सामान्यतः सिस्टम के बूटिंग निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इस कारण इसको बोलते हैं रीड ओनली। इसमें डेटा को लिखा नहीं जा सकता, जबकि रैम में डेटा को लिखा जा सकता है, इसमें सिर्फ डेटा को पढ़ा जा सकता है। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता हूं। बच्चा जब पैदा होके जनरली बच्चे रोते हैं। क्या उसको किसी ने सिखाया कि रोते ऐसे हैं? नहीं सिखाया ना। क्या किसी ने हंसना सिखाया? कोई भी किसी ने कोई जोक मारा, आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है। बताओ बचपन में किसी ने आपको सिखाया था कि बेटा ऐसे हंसते हैं, है ना, होठों को ऐसे किया जाता है और दांतों को ऐसे बाहर किया जाता है, ये होती है हंसने की प्रक्रिया। क्या किसी ने आपको सिखाया? भूख लगती है तो भाई खाना कैसे खाते हैं, है ना, जो शरीर से हम जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालते हैं, तो क्या इस प्रक्रियाओं को, इन चीजों को किसी ने हमें सिखाया क्या? नहीं सिखाया ना। हम जन्म के साथ ही इन चीजों को सीख कर आए, हंसना कैसे, रोना कैसे है ना, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, ये सारी चीजें जो है हमारे साथ है। कभी ऐसा हुआ कि हम बैठे हैं और याद आया यार हंसते कैसे हैं, मैं तो भूल गया हंसना कैसे है ना। किसी से आपने पूछा यार हंसते कैसे हैं? हालांकि एक बीमारी होती है ना, अभी नाम नहीं बताऊंगा। एक बीमारी होती है, मस्तिष्क से संबंधित होती है, जिसमें इस रोम वाली मेमोरी की भी चीजें इंसान भूलने लगता है ना। इंसान कभी कभी ये भूल जाते हैं कि खाना कैसे खाते हैं, फिर उसको बताना पड़ता है कि खाना ऐसे खाया जाता है ना, इसको तोड़ो मुंह में रखो, फिर उसको याद आता है अच्छा ऐसे खाना खाते हैं ना। एक बीमारी होती है, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने हंसना सिखाया हो, है ना, कि भाई हंसने के लिए ये करो, रोया ऐसे जाता है। बच्चा पैदा होता है खूब रोता है, किसने सिखाया? नहीं सिखाया, ठीक है। तो रीड ओनली मतलब ऐसी चीजें जो उसके व्यवहारिक जीवन में काम आ रही हो। कंप्यूटर में भी मतलब वो मेमोरी जो उसके पढ़ने के काम आ रही हो, कि भाई कंप्यूटर को चलना कैसे है, भाई ये बटन दबाएगा कोई तो कंप्यूटर को स्टार्ट हो जाना है, कंप्यूटर को मॉनिटर पर ये चीजें शो करना है, कंप्यूटर की बूटिंग ऐसे होगी, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा, ये सारी चीजें भी तो कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी ना। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर की जिस मेमोरी में होती हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली होती है, वो मेमोरी जनरली रोम होती है ना, जिसमें वे निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसको स्टार्ट कैसे होना है ना। कोई भी जब कंप्यूटर को ऑन करेगा तो इस प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर स्टार्ट होगा, है ना। ये सारी चीजें जो है वो रोम में होती हैं, है ना। तो रोम स्थायी है ना। रोम में राम बसे, तो राम कैसे बसे? स्थायी बसे। ऐसे याद रख लो कि रोम स्थायी है, क्योंकि परीक्षक यही प्रश्न करता है कि रेम स्थायी है कि रोम स्थायी है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ट्रिक बता दी मैंने, रोम में राम बसे, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। रैम और रोम में अंतर भी आपको पता चला होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, है ना। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। जैसे कोई कॉपी है जिसमें आपने डेटा लिखा तो भी स्थायी रूप से उसमें लिखा गया, इसे लंबे समय तक डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट, प्रमुख सेकेंडरी मेमोरी के उपकरण, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे हम HDD बोलते हैं। यह सबसे सामान्य सेकेंडरी मेमोरी उपकरण है जो बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करता है। इसमें एक या एक से अधिक घूमने वाली डिस्क होती हैं जिस पर डेटा चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क की क्षमता बड़ी होती है लेकिन इसकी गति रैम की तुलना में धीमी होती है। यह प्रश्न परीक्षक पूछ सकता है कि भाई हार्ड डिस्क की गति रैम की तुलना में होती है धीमी या तेज, तो कैसी होती? धीमी, है ना। रैम की स्पीड तेज होती है, हार्ड डिस्क जो है उसकी गति धीमी होती है। जैसे आपके दिमाग में अगर कुछ डेटा है तो आप तुरंत प्रोसेस कर दोगे ना, कहीं कॉपी में लिखा होगा तो ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको बताओगे, है ना। तो तेज कौन है? रैम। जो रैम में है वो तेज है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, है ना, आजकल कंप्यूटर वगैरह में SSD यूज होती है। यह हार्ड डिस्क की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें कोई घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते हैं। SSD में डेटा फ्लैश मेमोरी चिप्स पर स्टोर होता है जो बहुत तेज डेटा रीड और राइट करते हैं। इसकी कीमत HDD से अधिक होती है लेकिन यह बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंतर्गत CD आती है, DVD आती हैं, ब्लू रे आती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क डेटा को लेजर टेक्निक से स्टोर करती हैं। CD, DVD और ब्लू रे जैसी डिस्क का उपयोग डेटा बैकअप और मीडिया स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग स्थायी स्टोरिंग के लिए किया जाता है लेकिन इसमें स्टोर करने की क्षमता जो है वो सीमित होती है, ठीक है। एक है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव भी कहते हैं जनरली हम, है ना, और यह USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। फ्लैश ड्राइव जिसे हम जनरली पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, यह SSD की तरह फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है लेकिन इसकी क्षमता और उपयोगिता अधिक पोर्टेबल होती है, बड़ी छोटी सी होती है, जेब में भर लो। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर और बैकअप के लिए किया जाता है फ्लैश ड्राइव का, ठीक है। और एक है मेमोरी कार्ड, है ना, पुराने कंप्यूटर में, पुराने मोबाइल में एक चिप लगती थी, आज भी लगती है। ये छोटे आकार के डेटा स्टोरेज उपकरण होते हैं जो स्मार्टफोन, कैमरा और अन्य पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और इसे आसानी से किसी अन्य डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है मेमोरी कार्ड की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रकार है मेमोरी का, वो है कैश मेमोरी, है ना, इसको भी समझ लो। कैश मेमोरी एक उच्च गति वाली छोटे आकार की मेमोरी होती है जो CPU और रोम के बीच में कार्य करती हैं। यह डेटा को स्टोर करती हैं जिसे प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा बार बार एक्सेस किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना है। मतलब कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जिनमें वो डेटा होता है जो कंप्यूटर को बार बार लग रहा है। जैसे आप किसी टेबल पर बैठे हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बार बार लगती हैं। जैसे आपको बार बार पानी पीना है तो आपने पानी की ग्लास पास में रख ली, आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी तो पेन आपने पास में रख लिया, आपको टॉवेल या किसी रुमाल की आवश्यकता पड़ेगी वो अपने पास में रख लिया। मतलब वो चीजें जो आपको बार बार यूज आ रही हैं तो आप अपने पास में रखोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि उसको यूज किया और वापस जाके कहीं अलमारी में जाकर रख दिया, 5 मिनट बाद फिर काम आ रहा, फिर गए, फिर अलमारी का ढक्कन खोला, उसमें से निकाला, फिर यूज किया, फिर रख दिया, 5 मिनट बाद फिर जा रहे हो। तो कैश मेमोरी में जनरली वे चीजें होती हैं जिनका यूज कंप्यूटर बार बार कर रहा है। तो कैश मेमोरी पहचान लेता है कि भाई ये वो चीजें हैं जो कंप्यूटर को बार बार काम में आ रही हैं, तो कैश मेमोरी उन चीजों को सेव कर लेता है और कंप्यूटर को जब जरूरत पड़ती तुरंत दे देता है। तो उससे क्या होता है कि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है ताकि वो समय बचे। मतलब आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपका बॉस आपसे फाइलें मांग रहा है, आप जाते हैं अपने केबिन में, फाइल निकाल कर लाते हैं, बॉस को देते हैं। अब 2-3 फाइलें ऐसी हैं जो बॉस हमेशा मांगता है ना, तो आपने क्या किया, उन फाइल को अपने साथ ही रख लिया कि भाई जब भी बॉस मांगे तुरंत दे देंगे, क्योंकि ये तो अक्सर मांगते ही हैं, सबसे ज्यादा जरूरत इन फाइलों की बॉस को पड़ती है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग जल्दी हो गई। बॉस मांगता, फिर आप जाते, लेकर आते, देते, है ना, 5-10 मिनट बच गए। तो वही सारी चीजें कैश मेमोरी में जनरली वे सारी चीजें होती हैं जो CPU को बार बार यूज में आती हैं, है ना। तो बार बार यूज में आती तो बार बार लाओ फिर यूज करो, तो उससे क्या होगा, टाइम ज्यादा होगा।
तो उस टाइम को बचाने के लिए ये कैश मेमोरी उन चीज़ों को स्टोर कर लेती है अपने में, और जैसे ही प्रोसेसिंग में उनकी आवश्यकता होती है तुरंत वो दे देता है कि भाई ले लो। ठीक है, कैश मेमोरी के कुछ प्रकार हैं, जैसे L1 कैश, यह CPU के अंदर स्थित होती है और ये सबसे तेज होती हैं। एक है L2 कैश, यह CPU के बाहर स्थित होती हैं लेकिन L1 कैश से थोड़ी धीमी होती हैं। एक है L3 कैश, यह सबसे बड़ी होती हैं और CPU के विभिन्न कोर के बीच साझा की जाती हैं लेकिन ये सबसे धीमी होती हैं। तो ये 3 प्रकार की कैश मेमोरी है, L1, L2 और L3, इनके विषय में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये हमने कंप्यूटर मेमोरी के विषय में भी यहाँ पर बात की। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम कंप्यूटर के प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा।